हेलो दोस्तों, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे और मध्य प्रदेश में इसके पहले दोस्तों हमारे 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आपने अगर उन्हें नहीं देखा तो अब जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे मध्य प्रदेश का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए, इस बार 2020 में जो MPPSC का नया सिलेबस आया है दोस्तों, वहाँ भी करीब दोस्तों 150 समथिंग नंबर मध्य प्रदेश कवर करेगा। चाहे आप वहाँ मध्य प्रदेश का इतिहास देख लीजिए, मध्य प्रदेश का भूगोल देख लीजिए, मध्य प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य देख लीजिए। वहाँ पे दोस्तों हर पेपर में देखोगे मध्य प्रदेश को प्रायोरिटी दी जा रही है दोस्तों, इसलिए आपको मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रीलिम्स में भी इस बार 30+ क्वेश्चन केवल मध्य प्रदेश से पूछे गए थे। और बात करते हैं अगर जेल पुलिस या जेल प्रहरी की दोस्तों, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं 20 आउट ऑफ 20 MPGK से ही प्रश्न उठाए गए हैं। चाहे आप पिछले जो पेपर हुए थे उनको उठा करके देख लीजिए। दोस्तों, मैं 1-2 दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मैं ये चीज़ें सब देख रहा था और उसमें मैंने देखा दोस्तों MP पुलिस जो है, MP पुलिस या MPSI, वहाँ भी आप देखोगे GK वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, वहाँ अगर प्रश्न पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश GK से पूछते हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से। क्योंकि दोस्तों जब आपको चाहे MPSI हो, चाहे MP पुलिस हो, चाहे MPPSC हो, तो आपको जो जॉब दी जाएगी दोस्तों आपके राज्य में ही दी जाएगी। इसलिए आपको अपने राज्य के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए और जानना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप जिस क्षेत्र पे रह रहे हो उस क्षेत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जल्दी से अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको दोस्तों पूरा MP का जितना भी GK है बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाने वाला हूं और डेली आप टेस्ट सीरीज दे ही रहे हो अतुल सर के साथ। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करोगे। जब हमारी MP की क्लासेस पूरी हो जाएंगी दोस्तों, आप पिछले साल के पेपर उठा करके देखिएगा, सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं है। करंट अफेयर वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, बाकी MPGK के जितने भी प्रश्न होंगे आपको सब बनेंगे। बस एक बार टेस्ट तो करिए दोस्तों। तो चलिए, आपने वैसे भी बहुत सारा प्यार दिया दोस्तों और अपना A3 एकेडमी परिवार विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 स्टडी चैनल हो चुका है दोस्तों और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो इसी तरह अपना साथ बनाए रहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसके पहले दोस्तों पहले वीडियोस में हमने देखा कि मध्य प्रदेश का जो विभाजन, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था वह कैसे हुआ था। तो मध्य प्रदेश के गठन के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। 3 स्टेप में देखे, मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 से, वहाँ अपने जो देश हैं वहाँ के जो राज्य थे उनकी स्थिति कैसी थी, फिर उन राज्यों में हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, हमारे मध्य प्रदेश का जो आज वर्तमान का भौतिक जो आप देखोगे सीमाएं हैं वह कैसे निर्धारित हुई, इन सारी चीज मध्य प्रदेश के जो आज देखोगे करंट में 52 जिले हैं प्लस 3 प्रस्तावित है वो कैसे बने। तो स्टेप बाय स्टेप हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं दोस्तों 2 वीडियोस में। तीसरी वीडियोस आप देखिए, यहाँ पे ये लिंक मैं दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको जरूर इसको क्लिक करके देखना है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हमने पूरे मध्य प्रदेश के जिले कवर किए हैं। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश पढ़ने से पहले आपको मध्य प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कौन सा जिला है और किस संभाग में कौन सा जिला आता है। सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अगर आपने मध्य प्रदेश के मैप को अपने दिमाग में बैठा लिया तो वहां से दोस्तों आपका तो आधी समस्या दूर हो गई, क्योंकि जब आप खनिज देखोगे, जनजातियां देखोगे, तो आपके माइंड में एक डायग्राम बन चुका होगा कि इस क्षेत्र में ये पर्वत है तो यहाँ पे ऐसी मिट्टी पाई जाएगी, इस क्षेत्र में ऐसी जलवायु है तो जलवायु से ऐसी कृषि होगी, जहाँ पे जलवायु ज्यादा बारिश अच्छी होगी वहां पे कौन सी फसल होगी, जहाँ पे बारिश कम होगी वहां पे फसल कैसी होगी। तो दोस्तों चीजें एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से रिलेटेड होती हैं, इसलिए ये वीडियो आपको जरूर देखना है मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में। अब चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का यह नाम। तो देखिए, मध्य प्रदेश जब हमारा बना, गठन हुआ मध्य प्रदेश का, तो पहले आपने देखा पार्ट ABC में डिवाइड था, लेकिन जब हमारा मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम पड़ा वह 1 नवंबर सन 1956 को नाम पड़ा, जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य बनाए थे, उनमें से अपना एक मध्य प्रदेश भी था। चूंकि यह भारत के मध्य में था, इस कारण इसका नाम
मध्य प्रदेश पड़ गया। और जो नाम मध्य प्रदेश है वह किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। तो पहला नाम पूछा गया पेपर में कि मध्य प्रदेश नाम किसके द्वारा दिया गया, तो आप बताओगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। दूसरा प्रश्न दोस्तों देखोगे कि पन्ना डायमंड उत्पादन में, हीरा उत्पादन में भारत में नंबर 1 है, इसलिए इसे डायमंड स्टेट भी कहते हैं। तो दूसरा नाम क्या पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश का डायमंड स्टेट। तीसरे नाम की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरा नाम मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, इस कारण से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो आपने देखा पहला नाम मध्य प्रदेश, दूसरा नाम डायमंड स्टेट, तीसरा नाम क्या पड़ता है? आप देखोगे तीसरे स्टेट को हम बोलते हैं टाइगर स्टेट। अगर चौथे नाम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, इस कारण इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो सोया प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करते हैं अगले नाम पे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 207 प्लस नदियां प्रवाहित होती है, मतलब 200 प्लस नदियां प्रवाहित होती हैं, इस कारण से इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। अगले नाम की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश को लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश के कितने नाम हुए, तो अगर देखोगे पहला नाम, तो पहला नाम तो हो गया मध्य प्रदेश। पहला नाम क्या हो गया? आप बोलोगे सर मध्य प्रदेश। पहला नाम बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलिएगा। दूसरा नाम आप बताओगे डायमंड स्टेट। वही अगर बात करोगे तीसरे नाम की, तो आप बोलोगे टाइगर स्टेट। वहीं अगर चौथे नाम की आप बात करोगे दोस्तों, तो चौथा नाम क्या है इसका? सोया स्टेट या सोया प्रदेश। आगे बात करोगे पांचवें नाम की, तो आप बताओगे नदियों का मायका। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। वहीं अगर अगले नाम की बात करेंगे दोस्तों, तो इसे लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आप बोलोगे सर लघु भारत। इसे लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के नाम हो गए। पहला आप क्या बताओगे? पहला बताओगे मध्य प्रदेश, दूसरा डायमंड स्टेट, अगर तीसरे की बात करोगे तो तीसरा हो गया टाइगर स्टेट, चौथा सोया प्रदेश, पांचवा नदियों का मायका और छठवां लघु भारत। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया मध्य प्रदेश के नाम। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं वर्तमान में? तो आप बताओगे सर 52 जिले हैं मध्य प्रदेश पे। वर्तमान में अगर जिलों की बात करोगे तो आप देख ही चुके हो जिले कितने हैं, 52। वहीं अगर बात करोगे दोस्तों मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं, आप बताओगे 10। ये पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। अब अगर बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थिति, तो आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों, जो हमारी अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, उसमें कुछ मानक रेखाएं होती है जिनके द्वारा किसी जगह के स्थान का निर्धारण और टाइम का निर्धारण होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 ग्लोब बनाए हैं, तो ग्लोब में आप देखोगे यह एक बीच से रेखा खींची जाती है जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। यह एक अक्षांश रेखा होती है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग दोस्तों क्या कहलाता है? यहाँ पे होता है देखो नॉर्थ पोल, यहाँ पे होता है साउथ पोल। इधर भी देखो यहाँ पे भी होता है नॉर्थ पोल और यहाँ पे भी होता है साउथ पोल। अब उत्तर दक्षिण दिशा क्या होती है? ये मैंने आपको जब रीजनिंग पढ़ाया था वहां भी मैंने बताया कि दोस्तों हमेशा ऊपर वाला कोई भी मैप दुनिया का देखेंगे, ऊपर दिशा हमेशा उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, राइट हैंड तरफ पूरब और लेफ्ट हैंड तरफ पश्चिम। क्लियर है। अब देखिए चूंकि यह मध्य रेखा पृथ्वी के बीच से है, तो आप देखोगे ऊपर वाले भाग को नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी अक्षांश कहते हैं, नीचे वाले को, भूमध्य रेखा से नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? आप बोलोगे इसको सर कहते हैं दक्षिणी अक्षांश यानी कि साउथ पोल। अब यहां से कितने डिग्री पे होती है? आप बोलोगे सर यह 0 डिग्री पे होती है। उसी तरह आप देखोगे कि यहां से एक रेखा गुजरती है, कितने पे? आप बोलोगे सर यह गुजरती है 23 सही 1/2 डिग्री पे। इसी तरह यहां पे भी एक रेखा गुजरती है, इसको आप बोलोगे यह भी कितने पे? आप बोलोगे 23 सही 1/2। ठीक है ना। तो यहां पे इसका नाम क्या दे दिया? इसका नाम दे दिया दोस्तों कर्क रेखा है। ये भी एक अक्षांश रेखा। पेपर में कई बार पूछा कर्क रेखा है, अक्षांशीय रेखा, देशांतीय रेखा, भूमध्य रेखा, तो याद रखिएगा। आगे देखिए ये वाली रेखा कौन सी? साउथ की ओर। तो आप बोलोगे सर यह वाली है मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा।
इसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो मतलब कि जो भूमध्य रेखा उसके ऊपर वाली रेखा कर्क रेखा 23.5 डिग्री और नीचे वाली 23.5 डिग्री क्या होती है, मकर रेखा। तो आप देखोगे भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। उसी तरह आप देखोगे पृथ्वी में जो ये खींचती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। अब देखिए अक्षांश रेखाओं द्वारा पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध निर्धारित होता है। अब देखिए ये वाला भाग जो है, अब मैंने क्या बोला, ये वाला भाग क्या होता है पूर्व, ये वाला लेफ्ट वाला होता है पश्चिम। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये मध्य से एक रेखा 0 डिग्री खींची गई जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर के गुजरती है। अब देखिए ये वाला भाग आपने रीजनिंग भी पढ़ा, ये वाला भाग क्या कहलाता है, पूर्व कहलाता है। तो पूर्व की ओर हो गया, क्योंकि ये रेखाएं कैसी हैं, देशांतर है, इसलिए इसे कह देते हैं पूर्वी देशांतर। ये दिशा क्या होती है, पश्चिम, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, पश्चिमी देशांतर। सिंपल सी बात है, कोई रटने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ये रेखाएं कैसी होती हैं, तो आप देखोगे ऐसे होती हैं, ये सभी मानक रेखाएं होती हैं, पृथ्वी पे कहीं पे खींची गई नहीं होती, बस ऐसी होती हैं। अब देखिए दोस्तों हम एक तीसरा यहाँ पे बनाते हैं, एक तीसरा ग्लोब बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये हो गई कर्क रेखा और आप मान लो ये वाली हो गई कौन सी, अक्षांश रेखा। ये वाली हो गई, सॉरी ये वाली कौन सी हो गई, 0 डिग्री। ये कैसी रेखा हो गई, अक्षांश रेखा। ये वाली कौन सी हो गई, आप बोलोगे ये वाली कौन सी हो गई, ये वाली हो गई अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और ये नीचे वाली दोस्तों कौन सी हो गई, तो आप बोलोगे सर नीचे वाली जो रेखा होती है इसे हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर ये वाली कौन सी हो गई, देशांतर। कौन सी हो गई, देशांतर रेखा। अब देखिए भारत की स्थिति कैसी है, तो देखिए भारत अगर बात की जाए तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला, आप बोलोगे ऊपर वाला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। भारत कहाँ पे स्थित है, भारत कुछ यहाँ पे स्थित है, आप देखोगे भारत कुछ यहाँ पे स्थित है ऐसे। तो अगर भारत की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए उत्तरी गोलार्ध में, और ये वाला भाग होगा, ये कौन सी होगा, 0 डिग्री। तो ये वाला भाग क्या होता है, ये वाला, आप बोलोगे सर ये वाला होता है कौन सा, आप बोलोगे सर ये वाला होता है पूर्वी देशांतर। तो भारत की स्थिति आप बताओगे, अगर अक्षांश में पूछता है भारत का अक्षांशीय विस्तार तो आप बताओगे उत्तरी अक्षांश में, देशांतरी विस्तार क्या है, आप बोलोगे पूर्वी देशांतर में। जब भारत स्थित तो भारत के बीच में क्या है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की भी स्थिति क्या होगी, अगर अक्षांशीय की बात करोगे तो अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में, अगर देशांतर की बात करोगे तो पूर्वी देशांतर में। इतना क्लियर है, जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है। चलिए ठीक है, क्लियर इतना। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, अगर मध्य प्रदेश की अब स्थिति की बात की जाए दोस्तों तो ये आपको याद करके रखना है। अब चूंकि देखिए भूमध्य रेखा में अगर बात करते ये वाली 0 0 को उधर जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां तक जाएगा, 90 तक। इसी तरह आप देखोगे 1 2 3 4 नीचे भी आएगा 90 तक। तो इसी तरह आप देखोगे यहां से नीचे से यहाँ भूमध्य रेखा यहाँ के आसपास होगी, भूमध्य रेखा के ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हुए कहां पे पहुंच जाएंगे हम, 23 पे पहुंच 21 पे पहुंच जाएंगे। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें अक्षांशीय विस्तार की तो आप बोलोगे उत्तरी अक्षांश। कहां पे दोस्तों, उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। उत्तरी अक्षांश पे कितने पे, तो आप बोलोगे 21.9। जी हाँ दोस्तों, 21.9 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26.30 उत्तरी अक्षांश, ये मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति हो गई। वहीं अगर बात करोगे देशांतरी स्थिति की तो आप बताओगे 74.9 से लेकर के 82.48। जी हाँ दोस्तों, 74 9 आप ऐसे भी बोल सकते हो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट तक। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हो गई मध्य प्रदेश की कौन सी, आप बोलोगे ये हो गई मध्य प्रदेश की स्थिति। क्लियर है। अगर अक्षांशीय स्थिति की बोलोगे तो आप बोलोगे 21.9 से 26.30। ठीक है ना। अब देशांतर में पूछेगा तो आप बोलोगे 74.9 पूर्वी देशांतर से लेके 82.48 पूर्वी देशांतर रहेगा, पूर्वी देशांतर ही, और यहां भी दोनों भी उत्तरी अक्षांश में ही स्थित है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए अब चूंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करोगे दोस्तों तो मध्य प्रदेश चूंकि भारत के मध्य में स्थित है, ना तो मध्य प्रदेश किसी
और देश के साथ सीमा को टच करता है और ना ही किसी और समुद्र को टच करता है। इस कारण से मध्य प्रदेश को पूर्णतः भू अवस्थित क्षेत्र कहा जाता है। भू अवस्थित क्षेत्र का मतलब यह है ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूमि का भाग जो किसी भी ओर से समुद्र की सीमा को टच ना करता हो, उसको क्या बोलते हैं? पूरी तरह से भू अवस्थित क्षेत्र या भूभाग। तो मध्य प्रदेश को याद रखें, मध्य प्रदेश ना तो किसी अन्य देश की सीमा को छूता है और ना ही किसी से समुद्र की सीमा को छूता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब आगे देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थान। अब देखिए मध्य प्रदेश के आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। इधर हो गया दोस्तों, आप बोलोगे ये वाले क्षेत्र में हो गया यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अगर बात करते हैं पूर्व की ओर तो यहां हो गया दोस्तों सीजी यानी कि छत्तीसगढ़, जो कि 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। अगर नीचे की दक्षिण की ओर बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हो गए एमएच यानी कि महाराष्ट्र। अगर बात करते हैं दोस्तों ये वाले क्षेत्र की तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों गुजरात। क्या आ जाएगा दोस्तों? आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा गुजरात। और ये वाले क्षेत्र की अगर बात करोगे तो इधर आ जाएगा दोस्तों राजस्थान। तो मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं आप बताओगे? मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। इतना क्लियर है? 5 पड़ोसी राज्य हैं। अब देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य इतने हैं। इसी तरह देखिए ये जो ब्लैक से मैं लिखा हूं जो जिले, यह कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। और ये जो बीच में दोस्तों जो जिले हैं वह किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते। मतलब यहाँ पे इस क्षेत्र पे जो दोस्तों जो जिले हैं वह किसी भी राज्य के साथ सीमा टच नहीं करते। तो मतलब इन जिलों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे 18 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा को साझा नहीं करते। 18 जिले, मतलब मध्य प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर वाले भाग में उन जिलों की संख्या कितनी? 18। यह भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों? पूछा गया मध्य प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। तो ऑप्शन में मिला था 16, 18, 20, ठीक है ना, 22। तो आपको याद रखना है 18 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते। अब देखिए यहां से अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों आपको एक सर्किल में याद रखना है। अगर आपने मध्य प्रदेश के जिलों को पढ़ लिया अच्छे तरीके से तो पढ़ लीजिए, नहीं तो हमारा थर्ड पार्ट का जो थर्ड वीडियो है दोस्तों उनको आप उसको जरूर देखिएगा। तो देखिए यहां से आधे मुरैना से चालू होता है दोस्तों यूपी की सीमा, देखिए एक सर्किल के हिसाब से पढ़ेंगे और यहां तक जाएगा कहां तक? आप देखोगे आधे सिंगरौली तक। आधे सिंगरौली तक मतलब कि ये पूरा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है। ये जो धसा हुआ भाग है मध्य प्रदेश के, यहाँ तक आप देखोगे झांसी ललितपुर यहाँ पे पड़ता है, तो यह भी यूपी का भाग है। ये भी किसका भाग है? तो आप बोलोगे सर यह भी यूपी का भाग है। क्लियर है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मध्य प्रदेश में यूपी की सीमा लगती है। तो दोस्तों यूपी की सीमा तो लगती है, लेकिन कितने जिलों के साथ लगती है यह भी कई बार पेपर में पूछा गया है और अलग अलग बुक में अलग अलग संख्या मिलती है, तो बच्चे कंफ्यूज हमेशा रहते हैं। तो आज आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहां से अगर बात करें यहां तक, तो उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के 14 जिलों की सीमा लगती है। लिख लीजिए, मतलब कि पहला हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की कितनी सीमा लगती है? यहां पे लिख लीजिए एमपी की। एमपी की कितने जिलों की सीमा लगती है? तो आप लिख लीजिए 14। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के 14 जिलों की सीमा लगती है। अब आपको ये 14 जिले याद भी होंगे क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड में दोस्तों पूछता है, जिले दे देगा 4 और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता। ठीक है, अब देखिए यहां पे तो मुरैना, आधे मुरैना से, तो पहला हो गया गिनिएगा मुरैना, पहला हो गया मुरैना, दूसरा हो गया भिंड, तीसरा हो गया दतिया, देखिए यूपी की सीमा लग रही है, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी। दोस्तों शिवपुरी ये पूरा ऐसे है शिवपुरी, तो कौन सा होगा दोस्तों? शिवपुरी। तो पहला हो गया, देखिए पहला हो गया मुरैना, दूसरा हो गया भिंड, तीसरा हो गया दतिया, चौथा हो गया शिवपुरी, पांचवा हो गया दोस्तों आपका अशोकनगर, छठवां हो गया सागर, सातवां दोस्तों निमाड़ी, सातवां निमाड़ी। तो जल्दी से कमेंट करिए निमाड़ी जिला कब बना था? तो सातवां हो गया दोस्तों निमाड़ी। आठवें की बात करेंगे तो आठवां हो गया टीकमगढ़,
9वें की बात करेंगे तो 9वां हो गया छतरपुर, 10वां हो गया आपका पन्ना, 11वां हो गया सतना, 12 हो गया दोस्तों रीवा, 12वां हो गया रीवा, 13वां हो गया सीधी और 14वां हो गया, आप बताओगे 14 हो गया सिंगरौली। दोस्तों कई बुक में बताया गया कि सीधी सीमा को टच नहीं करती उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों सीधी का अगर आकार देखोगे तो कुछ इस तरह का सीधी का ये मैप है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सीमा टच करती है, थोड़ी सी सीमा को टच करती है। तो देखिए मध्य प्रदेश के 14 जिले मैंने काउंट भी करवा दिया, अब आपको कभी नहीं बोलने वाला। पहला मुरैना, दूसरा भिंड, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, 5वां अशोकनगर, 6वां सागर, 7वां निमाड़ी, 8वां टीकमगढ़, 9वां छतरपुर, 10वां पन्ना, 11 सतना, 12 रीवा। दोस्तों 12 कौन सा हो गया रीवा, 13 हो गया सीधी और 14 हो गया सिंगरौली। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले, आप बोलोगे 14 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। ये क्लियर, तो बोलोगे सर ये तो ठीक हो गया। अब ये बताइए तो उत्तर प्रदेश के भी तो कुछ जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच कर रहे होंगे भाई। जब मध्य प्रदेश के कुछ जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को टच कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के भी तो कुछ जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे। तो उनकी संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा यूपी की सीमा मध्य प्रदेश को टच करते हैं कितने, तो आप बोलोगे 13 जिले। तो कहने का मतलब ये है उत्तर प्रदेश की सीमा को मध्य प्रदेश के 14 जिले टच करते हैं और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को मध्य प्रदेश की सीमा टच करती है। क्लियर है, इतना क्लियर है। मतलब अगर पूछेगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं तो आप बोलोगे सर 14। उसी तरह अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं तो आप बताओगे 13। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, यहां से हो गया आपका पहला उत्तर प्रदेश। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या है, दूसरा आप बोलोगे सर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ कितने जिलों को सीमा टच करता है तो आप बोलोगे 36 मतलब 6। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ कितने को टच करता है, 6 जिलों को टच करता है, 6 जिलों को टच करता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 6 जिलों को टच करता है। तो यहां पे लिखिए नंबर 2, नंबर 2 में क्या लिखिए सीजी को मध्य प्रदेश के कितने जिले टच करते हैं तो आप बताओगे सीजी मतलब 6, छत्तीसगढ़ 6, ऐसे याद रखिएगा। कौन कौन से, तो ये देखिए पहला सिंगरौली, दूसरा सीधी देखिए यहां भी टच कर रहा है। तो एक क्वेश्चन और बन गया, ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा को टच करता है तो आप बताओगे सीधी। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा को कौन टच करता है, आप बताओगे सीधी। क्लियर है। और उसी तरह दूसरा है सिंगरौली, मतलब कि सीधी और सिंगरौली 2 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को भी टच कर रहे हैं और इधर छत्तीसगढ़ की भी सीमा को टच कर रहे हैं। तो देखिए पहला हो गया सिंगरौली जो सीजी को टच करता है यानी छत्तीसगढ़ को, दूसरा हो गया दोस्तों सीधी, तीसरा हो गया शहडोल, चौथा हो गया अनूपपुर, 5वां हो गया डिंडोरी और 6वां हो गया बालाघाट। ये 6, मतलब कि आधे मुरैना से लेके आधे सिंगरौली तक कौन टच करता है, उत्तर प्रदेश। उसी तरह आधे सिंगरौली से लेके आधे बालाघाट तक कौन टच करता है, सीजी। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछता है मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करते हैं तो आप बताओगे 6। उसी तरह पूछ लेगा दोस्तों पेपर में कि तो बताइए जब मध्य प्रदेश के कुछ जिले तो छत्तीसगढ़ को टच कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के भी तो कुछ जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच कर रहे होंगे, तो कितने, तो उन जिलों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के 7 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। यह पेपर में दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं और बच्चे कंफ्यूज करके वहां आपको ऑप्शन में 6 भी मिलेगा और 7। मान लीजिए आपसे पेपर में पूछ लिया कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, ऑप्शन में दे दिए 6, 7, 8, 9, तो आप लगा के आ गए 6। सोच रहे कि मध्य प्रदेश वाला पूछा है, 6 वहां पे रख दिए। तो ये छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। क्लियर। चलिए अब यहां से देखिए महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की सीमा कहां से लगती है, तो आप देखोगे आधे बालाघाट से लेकर के जाएगा आधा अलीराजपुर, आधे बालाघाट से लेके जाएगा आधे अलीराजपुर तक।
आधे बालाघाट से लेके आधे अलीराजपुर तक। तीसरा कौन आता है? आप बोलोगे सर तीसरा आता है एमएच यानी कि महाराष्ट्र। अब प्रश्न ये बनता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं? मध्य प्रदेश के कितने जिले महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं। मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं और उन जिलों के इन आपको नाम भी पता होना चाहिए। तो अगर मैप दिमाग में बैठा है ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए पहला हो जाएगा दोस्तों, चूंकि यहीं से चालू हो रहा है तो पहला तो हो गया देखिए बालाघाट, पहला हो गया बालाघाट, दूसरा हो गया सिवनी, तीसरा हो गया छिंदवाड़ा, चौथा हो गया बैतूल, पांचवा हो गया खंडवा, छठवां हो गया बुरहानपुर, सातवां हो गया खरगोन, आठवां हो गया बड़वानी और नौवां हो गया अलीराजपुर। गिना दिया दोस्तों 9, तो ये पूरे 9। अब उसी तरह प्रश्न बनता है दोस्तों, तो ये बताइए महाराष्ट्र के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं? तो ये दोनों इक्वल हैं। मध्य प्रदेश के 9 जिले आप देखोगे महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं और महाराष्ट्र के भी 9 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। तो डेटा सेम है, ये डेटा सेम है। तो क्लियर है। तो यहां से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, बताइए ऐसा कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जो महाराष्ट्र की भी सीमा को टच करता है और छत्तीसगढ़ की सीमा को भी टच करता है? तो आप बताओगे बालाघाट। देखिए बालाघाट यहां पे महाराष्ट्र की भी सीमा को टच कर रहा है, यहां पे छत्तीसगढ़ की भी सीमा को टच कर रहा है। तो कितने जिले? 9। पहला हो गया बालाघाट, दूसरा सिवनी, तीसरा छिंदवाड़ा, चौथा बैतूल, पांचवां खंडवा, छठवां बुरहानपुर, सातवां खरगोन, आठवां बड़वानी, नौवां अलीराजपुर। खरगोन को याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला चूंकि इधर वाली दिशा क्या होती है पूर्व, तो इसको बोलते हैं पूर्वी निमाड़। खरगोन इधर तरफ है पश्चिम, इसलिए इसको बोलते हैं पश्चिमी निमाड़। पहले ये दोनों क्या कहलाते थे? निमाड़ कहलाते थे। तो पूरब वाला, बहुत बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं रट रट के कि पूर्वी निमाड़ क्या होता है, पश्चिमी निमाड़ क्या होता है और कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों ये वाली दिशा क्या होती है? राइट साइड वाली, इधर वाली पूर्व होती है, इधर वाली पश्चिम। तो जो पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर कौन है? खंडवा, इसलिए इसको पूर्वी निमाड़। इधर क्या पश्चिम की ओर, तो इसको बोलते हैं क्या? पश्चिमी निमाड़। क्लियर है। अब देखिए आधे अलीराजपुर से लेकर के आधे झाबुआ तक, आधे अलीराजपुर से लेके आधे झाबुआ तक गुजरात सीमा टच करता है मध्य प्रदेश की। तो चौथा आता है, चौथा दोस्तों राज्य कौन सा आता है? आप बोलोगे सर चौथा आता है गुजरात। अब देखो गुजरात मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टच करता है? तो आप बोलोगे 2। कौन कौन सा? यहाँ आधे अलीराजपुर से आधे झाबुआ, मतलब पहला हो गया अलीराजपुर, दूसरा हो गया झाबुआ। मतलब कि कितने जिलों को टच करता है? तो आप बोलोगे 2 जिलों को टच करता है। गुजरात मध्य प्रदेश के 2 जिलों को टच करता है। पहला प्रश्न। दूसरा, तो सर ये बताइए गुजरात के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं? तो यहां भी डेटा सेम है, गुजरात के भी 2 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखिए आपसे पेपर में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की सीमा को टच करता है? तो आप बताओगे अलीराजपुर। ये दोस्तों पिछले साल जो पीएससी हुआ था उसमें पूछा गया था, तो याद रखिएगा अलीराजपुर ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र की भी सीमा को टच कर रहा है इधर से और इधर से गुजरात की। क्लियर है। अब देखिए यहीं से फिर चालू होता है आधे झाबुआ से लेकर के आधे मुरैना तक, आधे झाबुआ से लेकर के आधे मुरैना तक। किसकी सीमा? राजस्थान की सीमा। तो 5वां राज्य लिखिए, कौन सा 5वां राज्य आप लिखोगे? सर राजस्थान। क्या लिखने वाले हो? सर राजस्थान। तो प्रश्न आप पूछता है सर तो बताइए राजस्थान मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टच करता है? तो आप बताओगे सर राजस्थान मध्य प्रदेश के 10 जिलों को टच करता है। राजस्थान मध्य प्रदेश के 10 जिलों को टच करता है। तो सर बता दीजिए कौन कौन से जिले? तो लीजिए देखिए, पहला हो गया दोस्तों, यहीं से देखिए पहला हो गया झाबुआ, क्योंकि आधे झाबुआ से लेकर के, तो यहां से प्रश्न पूछता है दोस्तों मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात और राजस्थान की सीमा को टच करता है? तो एकमात्र जिला बताओगे झाबुआ, क्योंकि दोस्तों झाबुआ यहाँ पे देखिए गुजरात की भी सीमा को टच कर रहा है और राजस्थान की भी सीमा को टच कर रहा है। तो पहला हो गया, देखिए यहां से पहला हो गया, आप बोलोगे सर पहला हो गया झाबुआ, दूसरा हो गया रतलाम,
तीसरा हो गया मंदसौर, चौथा हो गया नीमच। 4 क्लियर है, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। 5वां देखिए, ये पूरा राजस्थान वाला भाग है, ये पूरा। 5वां हो गया आगर मालवा। 6वां हो गया राजगढ़। 7वां हो गया दोस्तों गुना। 7वां हो गया गुना। 8वां कौन सा? तो आप बोलोगे सर 8वां हो गया शिवपुरी। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल शिवपुरी। देखिए एक ऐसा राज्य है, सॉरी एक ऐसा जिला है जो राजस्थान की भी सीमा को टच कर रहा है, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर प्रदेश की सीमा को भी टच कर रहा है, तो ये भी नोट करिएगा। तो 8वां हो गया शिवपुरी। 9वां हो गया कौन सा? शिवपुर। और 10वां कौन सा हो गया? मुरैना। 10वां हो गया मुरैना, क्योंकि देखिए आधे मुरैना से इधर उत्तर प्रदेश की सीमा चालू हो जाती है और इधर आधर राजस्थान की। इतना क्लियर है? जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए, तो मैंने क्या बोला, मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, सॉरी राजस्थान मध्य प्रदेश के 10 जिलों को टच करती है। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में, तो सर ये बताइए राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो 10। मतलब राजस्थान के भी 10 जिले ही मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। तो दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के भी 9 जिले महाराष्ट्र को, और महाराष्ट्र के भी 9 जिले मध्य प्रदेश को छूते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह गुजरात मध्य प्रदेश के 2 जिलों को और गुजरात के 2 जिलों को मध्य प्रदेश टच करता है, ये भी कहानी सेम है। उसी तरह राजस्थान मध्य प्रदेश के 10 जिलों को टच करता है, उसी तरह मध्य प्रदेश भी राजस्थान के 10 जिलों को टच करता है। अब कहानी कहाँ है, ये 2 आप स्टार कर लो, और ये दोनों में कहानी फंसी हुई है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर पूछता है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टच करता है, तो आप बताओगे 14 जिलों को टच करता है। वहीं पूछेगा कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को टच करते हैं, तो आप बताओगे 13। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टच करता है, तो आप बताओगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 6 जिलों को टच करता है। उसी तरह अगर पूछता है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले मध्य प्रदेश को टच होते हैं, तो आप बताओगे 7। क्लियर? इतना क्लियर है? आगे चले, जल्दी से कमेंट करिए, इतना क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। यहां तक की कहानी तो होती है क्लियर, ठीक है। यहां से प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा बनते हैं। दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश का 4था वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ते चलना है। अब बात आती है दोस्तों मध्य प्रदेश का, चूंकि सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? आप बोलोगे सर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 9.38% है। मतलब कि भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? मैंने बताया था पहले क्लास में, जल्दी से बताइए। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना था? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहां से हो गया मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का कितना है? आप बोलोगे सर 9.38%। अब दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, मतलब कि नर्मदा रेखा के समानांतर, देखोगे नर्मदा रेखा के करीब, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के समानांतर एक रेखा है जिसको हम कर्क रेखा, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वह गुजरती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो प्रश्न पूछता है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से टच करती है, तो आप बोलोगे सर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से टच होकर गुजरती है, ठीक है ना, 14 जिलों से होकर
गुजरती है, 14 जिलों से होकर के गुजरती है। दोस्तों एक बार पेपर में पूछ लिया था, 4 ऑप्शन में जिले दे दिया था, पूछा था निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं होकर के गुजरती है, तो आपको वो 14 जिले याद होने चाहिए और क्रम से 14 जिले तो याद होने चाहिए। अब याद कैसे हों, दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो उसके लिए एक ट्रिक, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक। किसकी? कर्क रेखा की ट्रिक। कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो ट्रिक से ही याद होती हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है, आपको याद रखना है ट्रिक में कर्क रेखा से। ट्रिक किसकी है? कर्क रेखा की, ठीक है ना, कर्क रेखा की। ट्रिक क्या है? आप बोलोगे रउआ 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 राशि भंवरा सा, रउआ राशि भंवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। ये दोस्तों आप याद करिएगा, 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। रउआ राशि भंवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा, रउआ राशि भंवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। अब देखिए इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं। तो देखिए इसका अब आप अर्थ लिख लीजिए। इसका दोस्तों ऐसे एमपी पढ़ाने वालों में कि सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में गलत हो। तो देखिए पहले रा का मतलब क्या होगा, तो देखिए रा का मतलब हो गया रतलाम। क्या हो गया दोस्तों? रतलाम, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा देखिए क्या है? ऊ, तो मतलब क्या हो जाएगा दूसरा? तो आप देखोगे यहां पे आता है दोस्तों दूसरा ऊ का मतलब क्या हो गया? उज्जैन। तीसरा देखिए आ, तीसरा क्या है? आ, तो आ का मतलब क्या है? देखिए आ से हो गया आगर मालवा, आगर मालवा। ये दोस्तों अलग लिखा है आगर मालवा, आगर मालवा। इसको थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, आगर मालवा। देखिए पहला हो गया रा से, तो आप बोलोगे रतलाम। ऊ से हो गया क्या? उज्जैन। आ से क्या हो गया? आगर मालवा। इतना क्लियर है? जल्दी से बताइए दोस्तों, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? आगे देखिए चौथा, राशि से हो गया, राशि से हो गया रायसेन। राशि से हो गया क्या? आप बोलोगे रायसेन, ठीक है ना। भा से हो गया दोस्तों पांचवा भोपाल। भा से क्या हो गया? आप बोलोगे सर भोपाल। भा से हो गया भोपाल। आगे देखिए वा से क्या हो गया दोस्तों? छठवां, तो वा से हो गया विदिशा। क्या हो गया दोस्तों? विदिशा, विदिशा। आगे देखिए सातवां रा से क्या हो गया? तो आप बोलोगे रा से हो गया राजगढ़। क्या हो गया? राजगढ़। इतना क्लियर है? जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? राजगढ़। आठवां देखिए, आठवां क्या है? सा से हो गया क्या दोस्तों? सागर। सा से क्या हो गया? सागर। नाइन्थ देखिए, नाइन्थ क्या आ गया? दम। दम मतलब दमोह। दम मतलब लिखोगे दमोह। आगे देखिए जब से क्या हो गया? 10वां, यहां पे लिख देते हैं 10वां। जब से क्या हो गया? जब से आप बोलोगे सर जब से हो गया जबलपुर। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए कटनी से हो गया कटनी। 11वां क्या है दोस्तों? कटनी। तो कटनी से कटनी होने वाला है। कटनी से क्या होने वाला है? कटनी। आगे देखिए 12वां क्या है? उमरा से क्या हो गया दोस्तों? देखिए बहुत अच्छे तरीके से उमरिया, ठीक है ना। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, रउआ से हो गया रतलाम, दूसरा हो गया उज्जैन, तीसरा हो गया आगर मालवा, चौथा हो गया रायसेन, पांचवा हो गया भोपाल, छठवां हो गया विदिशा, सातवां हो गया राजगढ़, आठवां हो गया सागर, नौवां हो गया दमोह,
10वां हो गया जबलपुर, 11वां हो गया कटनी, 12वां दोस्तों क्या हो गया, देखिए 12वां हो गई 13वां कौन सा हो जाएगा, 13वां देखोगे उमरा सा से क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए शहडोल, क्या हो रहा है, शहडोल। ठीक है, इतना मिलाइए, इतना देखिए जल्दी से देखिए, तो इतना क्लियर है दोस्तों। 13वां हो गया, अब देखिए मिला लीजिए एक बार, होते 14 है, कौन सा भूल गए, देखिए र से हो गया रतलाम, उ से हो गया उज्जैन, आ से हो गया आगरमालवा, र से हो गया, देखिए र से यहाँ पे एक भूल गया है, र से हो गया रायसेन, सी से क्या होगा दोस्तों, राशि, ऐसे लिख लीजिए, सी से हो गया दोस्तों सीहोर, सी से क्या होगा सीहोर, तो यहाँ पे लिख लीजिए 14वां क्या हो गया सीहोर, तो आप क्रम से लिख लीजिएगा दोस्तों सीहोर, ठीक है ना, सीहोर। ये 14 पूरे हो गए, ये 14 पूरे हो गए, ठीक है ना, सीहोर। यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे सीहोर, ये वाले पॉइंट पे आप लिख लेना सीहोर, ठीक है ना, रायसेन के बाद लिख लेना सीहोर। तो ये आपकी क्लियर हो गई, रउआ राशि भमरासा दम जब कटनी उमरसा, इतना क्लियर है। ये ट्रिक में आपको नहीं भूलने वाला, ये वाला सा भूल गया था, ठीक है ना। तो रा से हो गया रायसेन, 80 से सीहोर, फिर उसके बाद देखिए भा से भोपाल, व से विदिशा, रा से राजगढ़, सा से सागर, दम से दमोह, और जब से जबलपुर, कटनी से कटनी, उमरिया से उमरिया, सा से शहडोल। क्लियर है, 14 यहां से कंप्लीट होते हैं। तो आगे चलते हैं, अब देखिए इसको मिटाता हूं, ये ट्रिक हो गई, आप याद रखिएगा। बिना ट्रिक के दोस्तों ऐसे याद ये नहीं हो सकते, तो जहां पे ट्रिक की आवश्यकता होगी वहां पे ट्रिक बताई जाएगी, जैसे तरीका से आपको याद होगा वो तरीका यहाँ पे अपनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, आपसे सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि कहाँ पे प्रश्न गलत होते हैं। जल्दी से बताइए, कोई डाउट है, जल्दी से बताइए, आपको कोई डाउट है अभी? चलिए अब देखिए, एक प्रश्न बनता है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, अगर बात करते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला, तो आप बताओगे सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा। कौन सा है, छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी वाला क्षेत्र। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा, तो सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा है कौन सा, निमाड़ी, निमाड़ी। वहीं अगर बात करोगे 2011 के अनुसार, अगर पूछता निमाड़ी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको मिलोगे क्या, दतिया, ठीक है ना, आपको मिलेगा दतिया, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि निमाड़ी तो 2018 में बना है, ठीक है। वहीं अगर तीसरे फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान, तो सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान क्या बोलोगे आप, धूपगढ़, धूपगढ़। वहीं अगर बात करते हैं अगले फैक्ट की, सबसे नीचा स्थान, सबसे नीचा स्थान, तो आप बताओगे नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। क्लियर है, नर्मदा सोन घाटी। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा जिला। वहीं अगर पूछता है दोस्तों सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग, बड़ा संभाग की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा संभाग, तो आप बताओगे जबलपुर, क्षेत्रफल के हिसाब से, कौन सा, जबलपुर। किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। वहीं अगर पूछता है दोस्तों सबसे बड़ा संभाग, फिर पूछता है सबसे बड़ा संभाग किसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, तो आप बोलोगे कौन सा, आप बताओगे सर इंदौर, कौन सा, इंदौर। और अगर पूछता है क्षेत्रफल और जनसंख्या के दोनों के हिसाब से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो आपको याद रखना है शहडोल। शहडोल संभाग जो है वह सबसे छोटा है, छोटा है, छोटा, क्षेत्रफल के भी हिसाब से प्लस जनसंख्या के भी हिसाब से, दोनों से सबसे छोटा क्या है, शहडोल संभाग। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है दोस्तों। सबसे बड़ा और सबसे छोटा आगे की क्लास में भी कराया जाएगा, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए अगला फैक्ट मिलता है दोस्तों कि एक अंतरराष्ट्रीय रेखा होती है, वह मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है। तो ये बताइए, भारत की जो मानक समय रेखा है, हर देश की अपनी एक मानक समय रेखा होती है जिसके द्वारा वहां का समय का निर्धारण होता है। तो आप बताओगे सब
मध्य प्रदेश का केवल एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। उस जिले का नाम क्या है? तो आप बोलोगे सिंगरौली से होकर के गुजरती है, सिंगरौली से होकर के निकलती है। कौन सी? भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कितनी होती है? आप बोलोगे 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। कहां से होकर निकलती है? सिंगरौली। केवल मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जहां से होकर के गुजरती है। इतना क्लियर? भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कहां से होकर के गुजरती है? तो आप बोलोगे सिंगरौली। अब दोस्तों अगला फैक्ट बनता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरीय जिला कौन सा है? तो सबसे ऊपर की ओर सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ऐसे आप बना लीजिए मैप, और ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, तो आप बताओगे सबसे उत्तरी जिला है सर मुरैना, मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला, तो आप बताओगे सर बुरहानपुर। सबसे, यह भी पेपर में कई बार पूछा गया है, इसलिए याद कर लीजिए। सबसे दक्षिण में कौन सा है? बुरहानपुर, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, बुरहानपुर। वहीं अगर बात करोगे सबसे पूर्वी, तो पूर्व में क्या है? सिंगरौली। तो आपको पता है कौन सा है? सिंगरौली। पश्चिम की अगर बात करोगे दोस्तों, तो पश्चिम का कौन सा है? आप बोलोगे सर अलीराजपुर, अलीराजपुर। दोस्तों एक बार प्रश्न आया था कि बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय होता है? बच्चे परेशान। ऑप्शन में था नंबर 1 में सिंगरौली, नंबर 2 में अलीराजपुर, नंबर 3 में भोपाल, नंबर 4 में इंदौर। तो दोस्तों ये कॉमन सेंस वाले प्रश्न है कि सूर्य किस दिशा से निकलता है? आप बोलोगे सर पूर्व से। तो जो सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र में होगा वहीं तो सबसे पहले सूर्योदय होगा, तो या उसका आंसर क्या होगा? सिंगरौली। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सुबह होती है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ होता है? तो आप बताओगे अलीराजपुर में, अलीराजपुर, क्योंकि सबसे पश्चिम बिंदु है। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है सिंगरौली में, और सबसे बाद सूर्यास्त होता है कहाँ? आप बोलोगे अलीराजपुर में। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर है। चलिए अब कुछ और फैक्ट मध्य प्रदेश के जो सिंबल है उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले अगर पूछते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? आप बोलोगे सर सफेद, क्या बोलो? सफेद लिली। आगे बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, क्या दोस्तों? राजकीय नृत्य। आप बोलोगे राजकीय नृत्य क्या है? राई, बुंदेलखंड में जो कि होती है राई। तीसरे फैक्ट की अगर बात करते हैं राजकीय नृत्य, तो दोस्तों राजकीय नृत्य, राजकीय नाच, नृत्य और नाच अलग अलग है। राजकीय, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते इसलिए साथ में लिख दे। तो राजकीय नाच, तो नाच जहां आएगा आप लिख दीजिएगा माच, नाच और माच। क्लियर है? वहीं अगर पूछता है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, क्या पूछता है? राजकीय पशु। तो दोस्तों यहां से कई बार डेली जब पेपर होते हैं तो ये डेली शिफ्ट में इसमें से एक प्रश्न आता है, इसलिए आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा। राजकीय पशु आप बोलोगे बारह सिंघा। कहाँ पाया जाता है? आप बोलोगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। वो भी कौन सा? तो कई बार इसकी प्रजाति पूछ लेता है, तो आप बताओगे ब्रेडरी प्रजाति का। कौन सी प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का बारह सिंघा, ब्रेडरी प्रजाति का। वहीं अगर आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। कौन सा प्रश्न? राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? आपको ऑप्शन में मिलेगा दूधराज, तो लगा दीजिएगा दूधराज, या शाह बुलबुल, एक ही नाम मिलेगा दोस्तों, शाह बुलबुल,
या पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका नाम है। क्या आपको मिलेगा? पैराडाइज फ्लाई कैचर। दोस्तों एक बार आया था पेपर में कि बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, ना तो ऑप्शन में दूधराज था ना ही शाह बुलबुल, उसका दे दिया था ये नाम दोस्तों, पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो बच्चों को सब पता था कि राजकीय पक्षी दूधराज होता है, लेकिन उसका ये नाम नहीं पता था कि उसको पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। तो जिनसे भी बनता तो बनता हुआ प्रश्न गलत करके आए थे। अगर ऑप्शन में दूधराज देता तो बन जाता, लेकिन बाद में आके देखे बोले धत्तेरी की। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से याद करके रखना है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों राजकीय मछली की, किसकी? राजकीय मछली, राजकीय मछली, राजकीय मछली तो आप बोलोगे महासीर, यहां पे लिखते हैं कौन सी? महासीर, महासीर। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं दोस्तों, राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष तो आप बताओगे बरगद। क्या बताओगे? बरगद, बरगद। नीचे तक दिख रहा है? अभी नीचे जगह है, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या होगा दोस्तों? बरगद। राजकीय वृक्ष हो गया बरगद। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। तो राजकीय वृक्ष हो गया बरगद। अगर पूछता है दोस्तों यहां से राजकीय, राजकीय खेल, राजकीय खेल तो आप बताओगे क्या? मलखंभ। राजकीय खेल मलखंभ। यह कब बना था? आप बोलोगे 2013 में राजकीय खेल मलखंभ। क्लियर इतना? वहीं अगर पूछेगा दोस्तों राजकीय चिन्ह तो आप बोलोगे राजकीय चिन्ह क्या होता है? आप बोलोगे कि बरगद का पेड़ होगा, ऐसे कुछ देखो राजकीय चिन्ह में क्या बोलेगा? एक बरगद बना देगा, ऐसे एक बरगद बना होगा, ऐसे बरगद बना होगा, यहाँ नीचे धान बाली गेहूं बनी होगी और उसके यहाँ पे देखोगे ऐसे गोले में ऐसे क्या बने होंगे? आप देखोगे ऐसे 24 स्तूप बने होंगे। मध्य प्रदेश के सिंबल में ऐसे 24 स्तूप बने होंगे, ठीक है ना, ऐसे 24 स्तूप बने होंगे। तो ये क्या होता है? ऐसे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। क्लियर इतना? तो आप नेट में भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। क्लियर इतना? चलिए, तो यहां तक ये होता है आपका कंप्लीट। अब चूंकि वीडियो दोस्तों काफी लंबा है, आपको आगे भी क्लास लेनी है, आगे हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो चलिए ठीक है, जल्दी से बताइए अभी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और आपको साथ में बताना है कि आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी। जल्दी से कमेंट करिए आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए दोस्तों। तो आज हो गया सैटरडे, कल संडे दोस्तों ऑफ रहेगी, मंडे से आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी, ठीक है ना दोस्तों। मंडे से आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी। रीजनिंग में हम जितने चैप्टर पढ़ा दिए हैं उनकी हम देख रहे थे क्या? टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ये हमारे आज से 4 पार्ट हो गया। प्लेलिस्ट में जा करके इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यहाँ से आपके एमपी में याद रखिएगा 5 नंबर कवर हो गए। अभी तक 4 वीडियो में आपके 5 नंबर कवर हो गए। तो अगर आपने अच्छे तरीके से इनको याद किया है तो, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। समझ में आ गया? क्लियर है? पसंद आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर सब ओके है तो थम्स अप, ठीक है ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं मंडे को एक नए सब्जेक्ट, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक आप आराम से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। बस कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।